वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव ने ज़िला आदिलाबाद की सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी के यूनिट को दोबारा खोलने की मरकज़ी हुकूमत से ख्वाहिश की है। उन्होंने इस सिलसिले में मरकज़ी वज़रा निर्मला सीतारमण और महेंद्र नाथ पांडे को लिखे गए मकतूब में कहा कि न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क भर में सीमेंट की काफ़ी तलब है। मुल्क में खानगी सीमेंट कंपनियां काफ़ी मुनाफे में चल रही हैं। सीसीआई कंपनी के इस यूनिट को दोबारा बहाल करने के सिलसिले में रियासती हुकूमत हर तरह का ताउन फराहम करने तैयार है। इस कंपनी के दोबारा खुल जाने पर तरगीबात और सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस मसले को मरकज़ी वज़रा से मुलाकात के मौके पर भी उठाया गया है, ताहम इस खुसूस में हनूज़ कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि TSI पास के ज़रिए सरमायाकारों को राग़िब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि आदिलाबाद में इस यूनिट को दोबारा खोलने के बेशतर मुस्बत पहलू और मौक़े हैं। तेलंगाना में 15 से 18 बरस की उम्र के अफराद को कोरोना टीका देने के लिए रजिस्ट्रेशन का गुज़िश्ता रोज़ से आगाज़ किया गया। कोविन वेबसाइट में 15 से 18 बरस की उम्र के ग्रुप के अफराद का रजिस्ट्रेशन जारी है, ताहम बच्चों को दिए जाने वाले टीकों के मराकज़ की तफसीलात महकमा सेहत व तिबाबत की वेबसाइट पर दर्ज की जा रही है। अहदेदारों ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद में 12 सरकारी दवाखानों और 16 खानगी दवाखानों में टीके दस्तियाब हैं। सरकारी दवाखानों में मुफ्त टीके दिए जाएंगे, जबकि खानगी दवाखानों में 1400 रुपये फ़ी टीका वसूल किया जा रहा है। शहर हैदराबाद की मशहूर कुल हिंद सनती नुमाइश जारी है, जिसका गुज़िश्ता शाम गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने इफ्तिताह किया था। 46 दिनों तक जारी रहने वाली इस नुमाइश में तकरीबन 1500 स्टॉल्स लगाए जाएंगे। इस नुमाइश के दूसरे दिन आने वाले अफराद ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि अब तक नुमाइश में 24% स्टॉल्स भी नहीं लगाए गए हैं। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि आइंदा 4 दिनों के बाद स्टॉल्स की तादाद में बतदरीज इजाफा होगा। नुमाइश में तमाम के लिए मास्क को लाजमी करार दिया गया और समाजी फासले को यकीनी बनाया जा रहा है। श्री प्रभाकर शंकर गारू वाइस प्रेसिडेंट, श्री आदित्य मार्गम गारू ऑनरेबल सेक्रेटरी ऑफ एग्जीबिशन सोसाइटी, श्री M. चंद्रशेखर गारू जॉइंट सेक्रेटरी, all dignitaries on the dais, media friends, all member of the society and stalls owners, अंदरिकी పేరు పేరుతో నమస్కారం సలాం. I am happy that Honorable Governor of Telangana State, Dr. Tamilisai Sundararajan Garu, has inaugurated the 81st All India Industrial Exhibition at Exhibition Ground, Hyderabad. I am very glad to inform that the income generated by this exhibition will be utilized for running 19 educational institutions in Telangana state, providing quality education for 30,000 girls every year. हैदराबाद में नुमाइश इस एग्जीबिशन की शुरुआत 1938 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स के एक ग्रुप ने किया था, जो पब्लिक गार्डन्स पर किया गया था, जिसमें 100 स्टॉल्स लगाए गए थे। आगे चलकर इस नुमाइश को पब्लिक गार्डन से तब्दील करके इस नुमाइश मैदान में मुंतकिल कर दिया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में स्टॉल लगाए जा रहे हैं। इस नुमाइश में कारोबारी लोग मुल्क भर से आकर अपने सामान फरोख्त करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दीगर रियासतों के ताजिर, ख़ास तौर से ड्राई फ्रूट्स यहाँ बहुत ज़्यादा फ़रोख्त होते हैं, और कपड़े सारे हिंदुस्तान से आए हुए लोग यहाँ पर अपने अपने स्टॉल लगाकर फ़रोख्त करते हैं, और बड़ी अच्छी तादाद में अतराफ़ के हमारे हैदराबाद ही नहीं, तेलंगाना नहीं, आंध्र प्रदेश और अदर स्टेट के लोग यहाँ पर ख़रीदी के लिए आते हैं और इस एग्ज़िबिशन को देखने के लिए आते हैं। इस एग्ज़िबिशन में हमारे ख़ास तौर से गवर्नमेंट के जेल डिपार्टमेंट की भी स्टॉल होती है, पुलिस डिपार्टमेंट की स्टॉल होती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्टॉल होती है। कई डिपार्टमेंट्स के लोग अपने अपने स्टॉल यहाँ लगाते हैं, ताकि लोगों जो इलाकों की तादाद में लोग यहाँ आकर एग्ज़िबिशन देखते हैं, वो किताबों का मुताला कर सके, यहाँ से किताबें ख़रीद सके, और यहाँ की हुकूमत की कारकर्दगी, ख़ास तौर से उर्दू मीडियम में जो लोग तालीम हासिल करते हैं और तेलुगु मीडियम में जो लोग तालीम हासिल करते हैं, तेलुगु एकेडमी की जानिब से, उर्दू एकेडमी की जानिब से यहाँ पर स्टॉल लगाया जाता है। हर साल की तरह पिछले एक मरतबा यहाँ पर
ایک سال جو ہے کرونا کی وجہ سے یہ نمائش نہیں تھی، مگر اس سال بہت اچھی طریقے سے کافی اچھے انتظامات کے ساتھ یہ ایگزیبیشن کو شروع کیا گیا ہے۔ اس تمام جو تعلیمی ادارے چلائے جاتے ہیں، میں تمام خاص طور سے ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں، پریزیڈنٹ صاحب ہیں، ہریش راؤ صاحب بہت بڑے ڈائنامک لیڈر ہیں۔ وہ آج کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے، مگر ان کی صدارت کے بعد کافی بڑی تبدیلی آئی یہاں پر۔ بہت اچھی طریقے سے اس سوسائٹی کے وائس پریزیڈنٹ ہو، سیکرٹری صاحب ہو، تمام ممبران اور ان کی جو ٹیم ہے بہت اچھی طریقے سے تعلیم پر توجہ دیتے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ نمائش تقریباً 46 ڈیز تک چلتی رہتی ہے۔ اس میں خاص طور سے میوزیکل شو، میجک شو اور مشاعرے بھی شامل ہوتے ہیں۔ میں تمام عوام سے خواہش کرتا ہوں کہ اس ایگزیبیشن کو ضرور تشریف لائیں۔ یہاں پر بہت اچھے مشہور، یہاں کی حلیم بہت مشہور ہے، یہاں کی آئس کریم بہت مشہور ہے۔ بہت سے لوگ دور سے آ کر یہاں پر چاٹ بھنڈار کھاتے ہیں۔ سارے لوگ اسٹالس کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ میں یہی چاہوں گا کہ جو بھی یہاں کے لوگ ہیں ذرا سا ڈسٹینس مینٹین کیجئے، کیونکہ آپ جانتے ہیں تھرڈ فیز آنے کا ڈر ہے، مگر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری اسٹیٹ میں تھرڈ فیز نہ آئے۔ ہمارے احتیاط ضرور کریں، کیونکہ کافی لوگ ہمارے اسٹال اونرز کافی پیسہ خرچ کر یہاں پر اسٹال لیتے بھی ہیں، اسٹال میں بہت سا سامان بھی رکھتے ہیں۔ ہماری یہی کوشش ہے کہ وہ اچھے سے کاروبار کریں، ایگزیبیشن سوسائٹی کو بھی اچھی طریقے سے انکم ہو، تاکہ وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو چلاتے ہیں اس میں انہیں مدد ملے۔ میں میری طرف سے تمام اسٹال جو لوگ یہاں لگائے ہیں ان لوگوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور اس مرتبہ حکومت کی طرف سے بہت اچھے انتظامات کیے گئے ہیں، اور کرونا کے احتیاط کے لیے بغیر ماسک کے ایگزیبیشن میں نہیں آنا چاہیے۔ اس کے لیے میں وائس پریزیڈنٹ صاحب، سیکرٹری صاحب سے بات کیا ہوں، اگر جو نہیں لگا کر آتے ہیں تو گیٹ پر انہیں لگایا جا رہا ہے۔ اور ایک بات ہے، پولیس کی طرف سے جو لوگ ماسک نہیں لگائیں گے انہیں پینلٹی بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اس لیے تمام لوگوں سے میری گزارش ہے، ایگزیبیشن سوسائٹی کے ذمہ داروں سے، کہ لوگوں کو ماسک ضرور لگائیے۔ پولیس کا بھی کافی اچھا انتظام ہے، فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ کا بھی بہت اچھا انتظام ہوتا ہے، ان کے بھی اسٹالس ہوتے ہیں، اچھی طریقے سے آپ کے انتظامات کے لیے ہمیشہ وہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی خدمت کرتے رہیں گے۔ مجھے جو موقع دیا گیا ہے اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر ایک بار یہی گزارش کرتا ہوں کہ اس کرونا کی وبا سے محفوظ رہنے کے لیے ویکسینیشن جو نہیں لیے، یہاں پر بھی انتظام کیا جا رہا ہے، اس سوسائٹی کی طرف سے ایگزیبیشن میں بھی انتظام ہے کہ جو بھی ویکسین نہیں ہے یہاں پر بھی ویکسین لے سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ 90% سے زیادہ لوگ فرسٹ ڈوز لے چکے ہیں، مگر سیکنڈ ڈوز میں لوگ بہت سے لاپرواہی کر رہے ہیں۔ ان تمام لوگوں سے میری ادباً گزارش ہے کہ آپ ویکسینیشن وہاں گھر پر نہیں تو ایگزیبیشن دیکھنے آئیں گے تو یہاں پر بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے انتظامات ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کیے گئے ہیں، کیونکہ ایگزیبیشن سوسائٹی کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ ہیلتھ منسٹر بھی ہے، ہمارے فائنانس منسٹر بھی ہے ہریش راؤ صاحب۔ اس مرتبہ یہاں پر ویکسینیشن کا انتظام کیا گیا ہے۔ تمام میرے بھائیوں بہنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ویکسینیشن ضرور لیجئے۔ یہ کہتے ہوئے میں خدا حافظ کہتا ہوں۔ جے تلنگانہ، جے ہند، تھینک یو۔ سکندرآباد کنٹونمنٹ کے بلاک نمبر 1 میں ٹی آر ایس اور بی جے پی کے لیڈروں میں تصادم ہو گیا۔ ٹی آر ایس کے قائدین اور کارکنوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دور میں منظورہ فنڈز سے سڑک کی تعمیر کے افتتاحی پروگرام کو بی جے پی کے قائدین کی جانب سے کس طرح منعقد کیا گیا۔ ٹی آر ایس کارکنوں اور قائدین نے افتتاح کے لیے لگائی گئی تختی کو نکال دینے کا مطالبہ کیا اور بی جے پی کے کارکنوں پر برہمی کا اظہار کیا۔ دونوں جماعتوں کے کارکنوں میں بحث و تکرار ہوگی، جس کے بعد دھکم پیل کا واقعہ اور تصادم بھی ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی۔ پولیس نے ان کے جذبات کو سرد کرنے کی کوشش کی۔ اس موقع پر ٹی آر ایس کے قائدین نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی قیمت میں افتتاحی تختی لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے پوچھا کہ مقامی رکن اسمبلی سائنہ کنٹونمنٹ کے سی ای او اجیت ریڈی کی غیر موجودگی میں کس طرح افتتاحی پروگرام منعقد کیا جا سکتا ہے۔ شہر حیدرآباد کی مشہور کل ہند صنعتی نمائش جاری ہے، جس کا گزشتہ شام گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سوندرا راجن نے افتتاح کیا تھا۔ 46 دنوں تک جاری رہنے والی اس نمائش میں تقریباً 1500 اسٹالز لگائے جائیں گے۔ اس نمائش کے دوسرے دن آنے والے افراد نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب تک نمائش میں 24% اسٹالز بھی نہیں لگائے گئے ہیں۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ آئندہ 4 دنوں کے بعد اسٹالز کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہوگا۔ نمائش میں تمام کے لیے ماسک کو لازمی قرار دیا گیا اور سماجی فاصلے کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ میڈچل ضلع کے اپل اسمبلی حلقے کے
मीरपेट HB कॉलोनी इलाके में कृष्ण नगर कॉलोनी में दी हेवनली ग्रुप कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर राम रेड्डी ने अपने दफ्तर में 200 तामीराती मजदूरों की मौजूदगी में अपने बेटे अनिल रेड्डी की सरपरस्ती में नए साल का जश्न मनाया। राम रेड्डी ने इस मौके पर जज्बाती अंदाज में कहा कि वो 10 रुपये के साथ एक पुरानी साइकिल लेकर हैदराबाद आए थे और उन्होंने एक कारोबार शुरू किया। वो तकरीबन 20-30 साल से मटेरियल सप्लाई करने और तामीरात का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रफ्ता रफ्ता तरक्की करते हुए वो दी हेवनली ग्रुप कंपनी के डायरेक्टर बन गए। डायरेक्टर राम रेड्डी ने उन तामीराती मज़दूरों और मुलाजमीन के साथ साथ सुपरवाइज़र्स को तहनीत पेश की जिन्होंने तकरीबन 20 साल तक उनके साथ काम किया। TRS याकुतपुरा इंचार्ज सपना सुंदर रेड्डी साबिक कारपोरेटर IS सदन ने आज चारमीनार के मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद ख़ान से मुलाकात करते हुए उन्हें तहनीत पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। असातिज़ा की तंजीमों ने GO 317 की मनसूखी का मुतालबा करते हुए एलबी नगर से अम्बेडकर के मुजस्सिमे तक रैली निकाली। इस GO के ज़रिए रियासती हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन बशमूल असातिज़ा के बैन ज़िलाई तबादलों को यकीनी बनाया जा रहा है, जिसकी असातिज़ा और दीगर मुखालिफत कर रहे हैं। हुकूमत के इस कदम की कई असातिज़ा तंजीमें भी शदीद मुखालिफत कर रही हैं। इस मौके पर टीचर्स JAC के कायदीन ने खिताब करते हुए हुकूमत को इंतबाह दिया कि अगर इस GO को मनसूख नहीं किया गया तो रियासत भर में एहतजाज किया जाएगा और तहरीक चलाई जाएगी। కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి 33 జిల్లాలకు ఉద్యోగులు ఉపాధ్యాయుల యొక్క విభజన జరగాల్సి ఉంది. ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ 2018 విడుదల చేయడం జరిగింది. GO 317 అనేది గవర్నమెంట్ తీసుకురావడం జరిగింది. ఉమ్మడి జిల్లా మొత్తాన్ని ప్రాతిపదికగా తీసుకుంటున్నారు. ఇది పూర్తిగా ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్కి విరుద్ధం. ఏ కొత్త జిల్లా అయినా అదొక జిల్లాగా పరిగణించాలి. దానిలో లోకల్ క్యాడర్ని అలొకేట్ చేసేటప్పుడు ఆ జిల్లాకు ఎవరైతే లోకల్ క్యాండిడేట్ అనే నిర్వచనం కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఎవరైతే అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ పొందారో వారే లోకల్ క్యాడర్. స్థానికులతోనే ఆ జిల్లా యొక్క ఉద్యోగాలు నింపాలి. 95% 5% నాన్ లోకల్కి ఇవ్వచ్చు అనేది ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ క్లియర్గా చెప్తుంది. ఎస్ట్వైల్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి ఎవరైనా కూడా ఈ కొత్త జిల్లాకు రావచ్చు అనేటువంటి నిబంధన కల్పించడం వల్ల ఈ జిల్లాకు చెందినటువంటి స్థానికులము మేము పూర్తిగా నష్టపోతున్నాము. మామూలు ట్రాన్స్ఫర్లు కాదు, ఇది శాశ్వత ప్రాతిపదికన జరుగుతున్నటువంటి అలొకేషన్. ఇప్పుడు మేము మా జిల్లాని వదిలి వేరే జిల్లాకు బలవంతంగా నెట్టివేయబడుతుండడం వల్ల మేము మా జీవితంలో మళ్ళీ ఎప్పటికీ కూడా మా జిల్లాకు రాలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇటువంటి పరిస్థితిలో మేము మా ఇల్లు, పొలము, మా అమ్మ నాయనని, మా పిల్లల్ని దూరంగా ఉండి ఎక్కడో వేరే మేము మా లోకల్ కానటువంటి జిల్లాకి మేము వెళ్ళి ఉద్యోగం చేయాల్సి వస్తుంది. స్వార్థపరులైనటువంటి కొంతమంది ఉద్యోగ సంఘాలు, ముఖ్యంగా NGO, TNGO, మా ఉపాధ్యాయ సంఘంలో కూడా PRTU ఈ గ్రౌండ్లో ఉన్నటువంటి సమస్యను సీఎం గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లిరో లేదో కూడా వీళ్ళు తెలియదు. వాళ్ళు స్థానికత ఆధారంగా చేసే వారు ఏ జిల్లాకు వెళ్లాల్సి వస్తుందో అని భయపడి ఈ సంఘ నాయకులు ఏంటంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి ఈ రంగారెడ్డి, మేడ్చల్లో ఇక్కడే ఉండిపోవాలన్నటువంటి స్వార్థంతో చేసినటువంటి పని. కేవలము ఆర్థిక లాభాలే. నిజానికి వారికి ఏమీ నేను మేడ్చల్కి సేవ చేయాలనేటువంటి దృక్పథం ఏమీ లేదు. వారికి ఆర్థిక ప్రయోజనాల కోసమే. ఎందుకంటే మేడ్చల్, రంగారెడ్డి లాంటి ప్రాంతాల్లో HRA ఎక్కువ ఉంటుంది. 4 పైసల కోసము మా స్థానికుల యొక్క స్థానికతని, అస్తిత్వాన్ని నాశనం చేసేటువంటి కుట్ర జరుగుతుంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వము ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులకి వ్యతిరేకంగా 317 జీవో తేవటము సిగ్గుచేటుగా భావిస్తూ 33 జిల్లాలకి అలొకేషన్ జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఉద్యోగులను, ఉపాధ్యాయులని సీనియర్ జూనియర్స్గా విడగొట్టి పంచాయతీ పెట్టున్నటువంటి సందర్భాన్ని మనం గమనిస్తున్నాం. ఒక జిల్లాకి మొత్తము సీనియర్లందరినీ పంపిస్తున్నటువంటి సందర్భాన్ని మనము వ్యతిరేకిస్తున్నాము. ఇక్కడ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్బ్యాలెన్స్ కూడా అవుతుంది. జీవోనే వాళ్ళు ఫాలో అవుతలేదు. కాబట్టి ఈ రకంగా ఉండడం వల్ల ఇవాళ ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులకే కాకుండా నిరుద్యోగ యువకులకు కూడా చాలా అన్యాయం జరిగేటటువంటి విషయాన్ని మనందరం కూడా గమనించాలి. స్థానికత ఆధారంగా ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయుల అలొకేషన్ కనుక జరగకపోతే ఈ ఉద్యమాన్ని చాలా ఉధృతం చేసి ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ కార్మికులతో పాటు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ని, రాజకీయ నాయకులను అందరినీ కూడా కలుపుకొని ఉద్యమాన్ని పెద్ద ఎత్తున చేసి 317 జీవో రద్దయ్యేంత వరకు కూడా మా ఉద్యమాన్ని ఆపమని చెప్పి. ఒక ట్రైన్ వికారాబాద్లో స్టార్ట్ కావాలి, ఒక ట్రైన్ ఇక్కడ సికింద్రాబాద్లో స్టార్ట్ కావాలి. అక్కడ పనిచేయడానికి ఇక్కడున్న ఉద్యోగులు ట్రైన్లో అటు వెళ్ళాలి, అక్కడ ఉద్యోగులు ట్రైన్లో ఇటు రావాలి. ఇది ఎక్కడ న్యాయం అండి? మీరు ఏమనుకున్నారు? జరిగేది ఏం జరుగుతుంది? शहीद कासिम सुलेमानी व अबू महदी अल महंदिस की दूसरी बरसी के मौके पर मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिससे उलमा व ज़ाकिरीन, दानिश्वर व सहाफ़ियों बशमूल
مولانا حامد محمد خان، مولانا مرزا عسکری خان، میر عنایت علی باقری، مولانا صوفی صاحب، جعفر حسین، سید علی طاہر عابدی، مولانا سید افسر حسین رضوی، مولانا سید افتخار حسین رضوی اور محترمہ شیراز خان نے خطاب کیا۔ کہ شہید ہوئے 2 سال ہو گئے، اور امریکہ اور اسرائیل اور استعماری قوتوں کی ان کالی کرتوتوں کو سامنے رکھنے اور نئی نسل کو شہادت کے مرتبے کو بتانے کے لیے آج یہاں طرفداران مظلومین کی جانب سے اور سفید ٹی وی کی جانب سے، جعفر بھائی کی جانب سے یہاں ایک بہت اہم سیمینار مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کے ساتھ یہاں پر منعقد کیا گیا انتہائی کامیابی کے ساتھ۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ پیغام عام ہوگا اور مسلمانوں کے اندر جو چھوٹے موٹے مسلکی اختلافات ہیں وہ اختلاف ہو تو ٹھیک ہے، لیکن ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم خلاف بھی نہیں ہوں گے اور ہم مقصد کے لیے قبر بستہ رہیں گے اور مقصد کے لیے مسلک پر چلیں گے، انشاءاللہ مقصد پر مریں گے۔ بالخصوص ہندوستان کے لیے بھی آج ایک یادگار روز اس لیے ہوگا کہ ان شہداء نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہندوستان کی عوام کو بھی ظالموں کے شکنجے سے چھڑوایا تھا، جس میں قابل ذکر آئل کمپنی کے ہمارے ورکرز تھے اور کیرلا کی نرسز تھی، 40 یا 50 نرسوں کو چھڑوایا گیا تھا۔ تو ہندوستان کو بھی چاہیے کہ آج کے دن شہید قاسم سلیمانی اور ابو مہدی مہندس کی یاد میں سیمینارز برگزار کرے، حد اقل حکومت کے طور سے بھی کچھ اعزازی خطاب یہاں پہ ان کو دیا جانا چاہیے اور ایک اظہار تشکر حکومت بھی ان دونوں شہداء کے لیے کرنا چاہیے۔ آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والے شیخ رشید ابھرتے ہوئے کھلاڑی ہیں جنہوں نے دبئی میں کھیلے گئے انڈر 19 ایشیا کپ کرکٹ میں نمایاں مظاہرہ کیا۔ ہندوستانی ٹیم نے فائنل میں سری لنکا کو شکست دیتے ہوئے کپ کو اپنے نام کیا۔ تیلگو ریاست کے ضلع گنٹور سے ان کا تعلق ہے، وہ باصلاحیت بلے باز ہیں۔ ان کے والد شیخ ولی نے ان کو اس مقام پر لانے کے لیے سخت محنت کی اور ان کی تربیت کے لیے تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد سے اے پی کے ضلع گنٹور منتقل ہو گئے، جہاں ان کو معمولی کام اپنے خاندان کی کفالت کے لیے کرنا پڑا۔ رشید میں کافی زیادہ صلاحیت پائی جاتی ہے اور اس صلاحیت کو ان کے کوچ کرشنا راؤ نے محسوس کیا، جن کا کہنا ہے کہ رشید صورتحال کے لحاظ سے کھیل میں تبدیلی لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ رشید کا کہنا ہے کہ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر اندر سین اور ایس بی آئی کے ریجنل مینیجر سری کانت نے ان کے خاندان کی کافی مدد کی، جس پر ان دونوں شخصیات کے وہ کافی ممنون و مشکور ہوں گے۔ حیدرآبادی فاسٹ بولر محمد سراج کی ون ڈے سیریز میں تقریباً 2 سال کے بعد واپسی ہوئی ہے۔ ان کو جنوبی افریقہ کے خلاف مجوزہ ون ڈے سیریز میں ہندوستانی اسکواڈ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ سراج نے اپنا آخری ون ڈے میچ آسٹریلیا کے خلاف 15 جنوری 2019 کو ایڈیلیڈ اوول میں کھیلا تھا۔ ان کو مسلسل نمایاں مظاہرے اور محنت کا صلہ ملا ہے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف یہ سیریز 3 میچز پر مشتمل ہے اور اس کا پہلا میچ پارل میں 19 جنوری کو کھیلا جائے گا۔ ہندوستانی ٹیم کے ابھرتے ہوئے گیند باز محمد سراج پر بھروسہ کرتے ہوئے حال ہی میں سلیکٹرز نے تقریباً 2 سال بعد ایک روزہ سیریز میں انہیں شامل کیا ہے۔ سراج مسلسل اپنے کھیل میں نکھار لا رہے ہیں اور انہوں نے سنچریون میں جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلے گئے ٹیسٹ سیریز کے پہلے میچ میں بتدریج بہتر مظاہرہ کرتے ہوئے اہم وکٹس حاصل کیے۔ سراج وراٹ کوہلی کے بااعتماد ساتھی سمجھے جاتے ہیں، جن کو ایشانت شرما کی جگہ ٹیم میں شامل کیا گیا تھا اور وہ کوہلی کی امیدوں پر پورا اترنے میں کامیاب رہے، ان کو مایوس نہیں کیا۔ کوہلی جب بھی وکٹ کی ضرورت ہوتی ہے سراج کو گیند تھماتے ہیں اور وہ بھی کوہلی کو مایوس نہیں کرتے۔ ان میں وکٹیں لینے کا جوش و جذبہ پایا جاتا ہے۔ حالیہ دنوں کے دوران ان کا فٹنس بھی کافی اچھا رہا ہے۔ انہوں نے آسٹریلیا، انگلینڈ اور جنوبی افریقہ میں اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا۔ دنیا کرکٹ کے عظیم کھلاڑی سچن تندولکر نے حال ہی میں دیے گئے اپنے انٹرویو میں سراج کی کافی ستائش کرتے ہوئے کہا تھا کہ سراج میں کافی اعتماد ہے۔ جب وہ میچ کی آخری گیند کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ میچ کی آخری گیند ہے، کیونکہ جس طرح میچ کی پہلی گیند کے وقت ان میں جذبہ ہوتا ہے، وہی جذبہ ان میں میچ کی آخری گیند کے موقع پر بھی دیکھا جاتا ہے۔
सिराज को वनडे सीरीज में हालिया 2 सालों से जगह नहीं मिल पाई थी। उन्होंने टेस्ट सीरीज में अपने मुसलसिल नुमाया मुजाहरे की बुनियाद पर अब वनडे सीरीज में भी जगह बनाई है, जिनसे तमाम को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला किसानों की हिमायत में दूसरे मरहले की यात्रा के लिए तैयार हैं। इस माह की 4 तारीख को ज़िला वरंगल से उनकी यात्रा का आगाज़ होगा, जो इस माह की 9 तारीख तक जारी रहेगी। वो खुदकुशी करने वाले किसानों के ख़ानदानों से यात्रा के दौरान मुलाकात करते हुए उनको पुरसा देंगी। 19 दिसंबर को उन्होंने पहले दौर की यात्रा का आगाज़ किया था और 22 तारीख को इस यात्रा को जारी रखा था। दूसरे मरहले की यात्रा के दौरान मेदक, करीमनगर, निज़ामाबाद, आदिलाबाद में खुदकुशी करने वाले किसानों के ख़ानदानों से उनकी मुलाकात होगी। वो इन किसानों के ख़ानदानों को पुरसा देते हुए उनमें हौसला पैदा करने की कोशिश करेंगी। साथ ही वो खुदकुशी करने वाले किसानों को अपनी पार्टी की तरफ से माली इमदाद भी पेश करेंगी। हर किसान ख़ानदान को 25 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के लिए जल्द ही नया अबूरी सदरनशीन मुकर्रर किया जाएगा। मौजूदा अबूरी सदरनशीन की जिम्मेदारी संभालने वाले भूपाल रेड्डी की कौंसिल की मियाद इस माह की 4 तारीख को ख़त्म हो रही है। इस तारीख तक सदरनशीन को मुकर्रर करने का इम्कान नज़र नहीं आता। इसी के पेश नज़र हुकूमत अबूरी सदरनशीन को मुकर्रर करना चाहती है। हाल ही में कौंसिल के लिए मुंतखब 12 अरकान की मियाद का आगाज़ इस माह की 5 तारीख से होने वाला है। इसके एक दिन बाद वो ओहदे का हलफ लेंगे। इसी को देखते हुए सदरनशीन को मुकर्रर करने का हुकूमत ने फ़ैसला किया है। ये काम उन नए अरकान की हलफ बर्दारी के बाद मुमकिन है। तब तक कौंसिल के रोज़मर्रा के मामलात और कामकाज के लिए अबूरी सदरनशीन को मुकर्रर किए जाने की तवक्को की जा रही है। तिरुमला की घाट रोड पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई। ये ट्रैफिक तकरीबन 5 किलोमीटर तक जाम रही। 1 घंटे तक ट्रैफिक जाम होने से गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी पीर 3 जनवरी को दिल्ली का दौरा करेंगे। जगन कौमी दारुल हुकूमत में वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात करेंगे और रियासती दारुल हुकूमत अमरावती की तरक्की की हिकमत अमली, पोलावरम प्रोजेक्ट की तामीर के सिलसिले में फ़ंड्स की मंजूरी और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। साथ ही मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के ज़रिए तेलंगाना की तश्कील के मौके पर मौजूदा आंध्र प्रदेश से किए गए वादों की तकमील के सिलसिले में भी वो वज़ीर आज़म को तवज्जो दिलाएंगे। शादी की उम्र 21 साल मुकर्रर किए जाने की हुकूमत की तजवीज़ के बाद मुसलमानों में पाई जाने वाली तशवीश और बेचैनी को दूर करने की कोशिश करते हुए मुस्लिम समाजी कायदीन ने अवाम से कहा कि वह परेशान न हो। हुकूमत ने शादी की उम्र से मुतालिक बिल सिर्फ लोकसभा में पेश किया है, उसे राज्यसभा में मंजूरी नहीं मिली, बल्कि इस मसौदे कानून को सेलेक्ट कमेटी से रुजू किया गया है, जो उसकी खामियों और कोताहियों को दूर करने के बाद हुकूमत को वापस करेगी। इसके बाद ही तरमीम शुदा बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। समाजी कायद मौलाना इलियास शमशी और दूसरों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुस्लिम वालिदीन इस बिल पर गैर ज़रूरी परेशान हैं और अपनी लड़कियों की धड़ाधड़ शादियां कर रहे हैं। इस सूरत हाल का बास काजी साहिबान फ़ायदा उठा रहे हैं और निकाह के लिए मनमानी फ़ीस वसूल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शादी की उम्र 21 साल किए जाने वाले कानून का इतलाक़ सिर्फ मुसलमानों पर नहीं बल्कि तमाम मज़ाहब के मानने वालों पर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लड़कियों की शादी की उम्र को 21 साल बढ़ाने के सिलसिले में शहर हैदराबाद में ये बड़े पैमाने पे देखा जा रहा है कि लोग परेशानी के आलम में बग़ैर कुछ सोचे समझे शादियों पर शादियां करते जा रहे हैं। ये कोई बड़ी तकारीब फंक्शन हॉल्स वगैरह में नहीं हो रही है, बल्कि ये शादियां छोटे से घर पे या मसाजिद में। मेरे पास रिकॉर्ड आया है कि हैदराबाद में बाज़ मसाजिद में एक दिन में 20-20 शादियाँ भी हो रही है। इस सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है हैदराबाद के सोशल वर्कर्स और NGOs की जानिब से, जिसमें ये हम आवाम को और हुकूमत को दोनों को भी एक मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहली बात कि ये बिल क्या है वो समझ जाइए। देखिए, मेरे पास ये पार्लियामेंट में जो बिल आया है वो बिल की कॉपी मेरे पास है, जो कि बिल नंबर 163 ऑफ 2021 है। इसे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 कहा गया। ये बिल का ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों से नहीं है और कुछ मीडिया के हलकों में इसे मुसलमानों को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि मुसलमान 15 साल की उम्र में शादी करते हैं, उन्हें उनके ऊपर यह कानून जो है लागू नहीं होगा। ये सब झूठे प्रोपेगेंडे हैं।
कुछ मीडिया हाउसेस ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। लिहाजा वो बदनामगी से बचने के लिए मैं वाज़ेह कर दूं कि ये बिल सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक शहरी के लिए। ख़ास बात ये है कि ये बिल की जो असल बेस है वो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है, यानी जो बच्चों की बचपन में शादियाँ होती है, एक्चुअल बेस ये बिल का वही है कि पहले लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल ये बताई जाती थी। अब इसे बढ़ाकर जेंडर इक्वालिटी के अंदर ये बोला जा रहा है कि लड़की की उम्र को 21 साल किया जाएगा, जिसमें मेन पार्टीज जो बिल के अंदर मेंशन है वो बता रहा हूँ। इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, स्पेशल मैरिज एक्ट 1934, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, फॉरेन मैरिज एक्ट 1999, ये सब एक्ट्स इसके अंदर आ जाते हैं और इस कानून के हिसाब से अब लड़की की उम्र बढ़ा के 21 साल की गई है। इसके अंदर एक खास बात पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, वो ये है कि पहली वजाहत ये है कि ये बिल लोकसभा में पास नहीं हुआ है। ये बिल वापस गया है कमेटी के पास जहाँ पर इस बिल पे रिव्यू होगा। चलिए, रिव्यू होने के बाद अगर ये बिल वापस आ भी जाता है तो इस बिल को लोकसभा के बाद राज्यसभा जाना पड़ेगा, राज्यसभा के बाद इसे सदर जमहूरिया यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाना पड़ेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सिग्नेचर होने के बाद यू विल गेट 2 years ऑफ टाइम, 2 साल का वक्त लगता है इसे नाफिज होने के लिए, जो कि इसके अंदर इस बिल के अंदर क्लियर मेंशन है कि आपको 2 साल का अरसा लगेगा इसे नाफिज करने के लिए। तो ये तमाम तर वजाहतें रहने के बावजूद, बिल के अंदर ये चीज़ रहने के बावजूद ऐसा पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना कि बच्चों की शादियों पे शादियां करना, ये गलत है, पहली बात। सेकंड बात ये है कि अभी मैंने बता दिया कि कौन सा एक्ट इसके अंदर आता है, तो ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है बल्कि ये तमाम का है। हाँ, एक ख़ास बात ये भी मैं इसके अंदर वजाहत कर दूं कि इस बिल के शेड्यूल के अंदर जो बताया गया है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, फॉरेन मैरिज एक्ट, ये तमाम तर 7 एक्ट का तस्करा करते हुए जो अमेंडमेंट किया जा रहा है इसमें उम्र का तस्करा है, जबकि मुस्लिम शरीयत एक्ट के अंदर कहीं पे भी उम्र का तस्करा नहीं है। बच्ची की बालिग होने के बाद शादी की जाती है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के कानून की इज्जत और एहतराम करते हुए इस मैरिज एक्ट को जो भी यहाँ पे नाफिज है, जो 18 साल है, उसका लिहाज करते हुए मुसलमान 18 साल की उम्र में शादी करते आ रहा है। अब अगर 21 साल होगा तो वो भी करेगा, क्यों नहीं करेगा? अगर हुकूमत 50 साल कहती है नरेंद्र मोदी ने शादी की नहीं है, अगर मोदी साहब एक कानून लाते हैं कि मैंने शादी करके बीवी को छोड़ दिया लिहाजा सब बीवी को छोड़ दें, तो मोदी साहब के भक्त इतने कि सब अपनी अपनी बीवियां भी छोड़ देंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो गलती गवर्नमेंट ने की है वो ये है कि जितने भी मैंने यहाँ पर एक्ट्स और जितने भी मैंने पार्टीज का तस्करा किया है, हुकूमत ने किसी से भी कंसल्ट नहीं किया है। एक मामूली सैंपल सर्वे के ऊपर कानून जो है अमेंडमेंट किया जा रहा है, जिसके अंदर किसी को मालूम ही नहीं है कि ये सर्वे कहाँ पे हुआ, ये सैंपल सर्वे पे। तो लिहाजा पहली बात, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, इसके अंदर सब आते हैं। तीसरी एक अहम बात ये है कि उम्मीद रखें कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में आने के बाद कोई कानून मान लिया जाएगा। इसकी एक अच्छी मिसाल ये कि किसानों के लिए कानून बना था, उन लोगों ने एहतजाज किया, हुकूमत को मजबूर होकर किसानों के सिलसिले में कानून को वापस लेना पड़ा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा में आने के बाद ये हो जाएगा या कमेटी के बाद गुजरने के बाद हो जाएगा, ये वापस भी हो सकता है, हुकूमत खामोश भी बैठ सकती है। तो लिहाजा अवाम को हम इस बात का पैगाम देना चाहते हैं कि परेशान ना हो, आराम से अपने वक्त पर शादी करें। आप लोग अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अपने हिसाब से आराम से अब आप काम करें, हैबत में ना आए, परेशान ना हो। अब आपके रिकॉर्ड के हिसाब से अब तक सरमायाकारी के नाम पर हजारों अफराद को करोड़ों रुपए का धोखा देने के इल्जाम में गिरफ्तारी के बाद तनाज़े में घिर जाने वाली हीरा ग्रुप की सीईओ नूरा शेख ने इतवार को कोकटपल्ली में वाक़ हीरा मार्ट में हीरा डिजिटल गोल्ड का कारोबार लॉन्च किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए नूरा शेख ने कहा कि सारिफिन उनके वेबसाइट पर सोने की खरीदी का ऑर्डर दे सकते हैं और उनका सोना मार्ट में ही महफूज रहेगा। अलबत्ता वो फरोख्त करना चाहते हैं तो मार्केट की कीमत के हिसाब से उन्हें उसकी रकम वापस की जाएगी।
में हमारे मेंबर को और सपोर्टर को और जितने भी लोग हैं उनको मैं ये करती हूँ। और खासकर से मैं डिजिटल गोल्ड के बारे में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। आज के जमाने में जो है कि कभी कभी ये कोविड-19 की वजह से कभी कभी बिजनेसेस रुक जाते हैं, इकोनॉमिक पे काफी इफेक्ट पड़ता है, तो डिजिटल रहने से, ऑनलाइन रहने की वजह से सारे लोग पूरे वर्ल्ड से शॉपिंग कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। और ये गोल्ड बड़ी सेफ्टी के साथ पहुंच जाएगा ट्रांसगार्ड के थ्रू और ब्लू डार्ट के थ्रू। अच्छे कोरियर जो भी हैं जो सेफ आपको पहुंचाते हैं वो कोरियर में मिलेगा। जो इंडिविजुअल होते हैं वो 1 ग्राम से लेकर 100 ग्राम 200 ग्राम तक वो परचेज कर सकते हैं डिलीवर के लिए। और जो होलसेलर्स होते हैं वो अनलिमिटेड होता है कंपनी के थ्रू, और कंपनी के थ्रू जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो बस मैं सारी मीडिया का भी शुक्र अदा करती हूँ। और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज इस बिजनेस को लेकर पूरे वर्ल्ड में इंशाल्लाह 2003 तक, नेक्स्ट जनवरी तक पूरे वर्ल्ड में हमारे ऑफिसेस लॉन्च होंगे और हमारा बिजनेस जो है पूरे वर्ल्ड में डिजिटल वर्ल्ड के रूप में गोल्ड के इसमें लॉन्च होगा। मगर प्राइसेस के बारे में अगर जाएंगे तो हम इंडिया के हर मार्केट से डिस्काउंट दे सकते हैं, क्योंकि होलसेलर है हम। होलसेलर होने की वजह से सबको डिस्काउंट प्राइस पे जो है ये प्राइस जो है जरूर से जरूर मिलेगा। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत मुबारकबादी, आप सबका शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए हैं और टाइम दिए हैं हमारे लिए। मैडम गोल्ड की क्वालिटी किस बेसिस पे? आज हीरा मार्ट कुकटपल्ली ओपन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें जो भी प्रोडक्ट है मोर देन होम नीड्स, टेक्सटाइल वगैरह मोर देन 70,000 प्रोडक्ट है। इसके अंदर जो है हम अप टू 50% डिस्काउंट रखा है। और उसमें इंशाल्लाह सब को मैं चाहती हूँ कि सारे लोग इंटरेस्ट लें और उस प्रोडक्ट को परचेज करें। और ये मार्ट सारे इंडिया में इंशाल्लाह बहुत जल्द ओपन होंगे। कहीं कहीं पर काम चल रहा है, कहीं कहीं पर बैलेंस वर्क है। ये सब होते ही अभी तिरुपति जनवरी 10 को हमारी ओपनिंग है और मुंबई जनवरी 20 को हमारी ओपनिंग है। और ये सारे माल और मार्ट हमारे इंशाल्लाह बहुत जल्द ओपन हो जाएंगे और अच्छे प्राइजेस को प्रोडक्ट जो है लोगों को देने की हम कोशिश करेंगे। मैडम गोल्ड की क्वालिटी क्या होगी? देखिए, ज्वेलरी अगर परचेज करते हैं तो 22 कैरेट 916 हॉल मार्किंग होता है। अगर कॉइन्स परचेज करते हैं तो 22 कैरेट होता है, 916 होता है। अगर गोल्ड बार परचेज करते हैं तो 24 कैरेट होता है। उसी के ऊपर प्राइस भी डिपेंड होता है लोकल मार्केट के हिसाब से। जो लोग ऑनलाइन पे जाएंगे उनको किस क्वालिटी में चाहिए वो सिलेक्ट करने का उनको हमने ऑप्शन दिया है कि उनको कौन से कैरेट में गोल्ड चाहिए। अब कुछ लोग हैं वो बैंक में डिजिटल गोल्ड होल्ड कर सकते हैं तो उनके बैंक में वो ट्रांसफर होगा और वो सेफ रहेगा। जब प्राइस आगे बढ़ेगा तो वो सेल कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। आपके पुराने कस्टमर के लिए कुछ रियायत मिलेगी क्या? बिल्कुल, हमारे पुराने कस्टमर के लिए जो डिजिटल गोल्ड को होल्ड करेंगे तो उनके लिए तो 5 से 6% का डिस्काउंट का हमारा प्लान है। हमारे पुराने कस्टमर के लिए जो IBG मेंबर हैं तो उनके लिए प्लान है। और इंशाल्लाह हमारे कस्टमर के तो हम हमेशा साथ ही, डिस्काउंट क्या, हम उनके साथ ही हैं और अच्छाई में बुराई में जैसा वो हमारे साथ थे। अभी हमारे इंडिया में तो फिलहाल के लिए 4 स्टेट में शुरू होंगे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र। और जगह पर हमारे बन रहे हैं शोरूम, वहाँ पर भी ओपन हो जाएंगे और शोरूम भी ओपन हो जाएंगे। अब डिजिटल टाइम का होता है, उसके लिए ऑफिसेस होंगे और सपोर्ट होगा, वहाँ से अपना बिजनेस ये कस्टमर के। मेरे सारे इन्वेस्टर के लिए एक मैसेज है कि उनकी सब्र ही आज ये मेरी कामयाबी है। और मेरे इन्वेस्टर जितने भी हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है। मैं पहले से भी कहती हूँ, आज भी कहती हूँ, आप ये वो बातों से बहकावे में नहीं बल्कि खुश हो जाइए। आपको कामयाबी देने के लिए, आपको मैं आगे बढ़ाने के लिए ही मैं आगे बढ़ रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजल से मेरे इन्वेस्टर्स को तो क्या, उनकी ही कंपनी है हीरा ग्रुप, मेरे इन्वेस्टर की है और उनकी कामयाबी मेरी कामयाबी है। और अगर वो परेशान होंगे तो मैं परेशान होती हूँ, मैं परेशान होंगी तो वो भी परेशान होते हैं। हमारा रिश्ता ऐसा 30 साल से है, तो ये रिश्ता कभी भी नहीं टूटेगा इंशाअल्लाह। हाँ, कुछ लोग होंगे गलत सलत बोलते हैं, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए। उत्तर प्रदेश की साबिका हुकूमतों पर माफिया को खुली छूट देने का इल्जाम लगाते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उसके बरखिलाफ योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने उनके साथ जबरदस्त खेला किया है और उन्हें जेल भेज दिया है। मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखने के बाद एक दस्याम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पहले मुजरिमीन ही अराजियात पर कब्जों के टूर्नामेंट में हिस्सा लिया करते थे, अब ऐसा नहीं चलने वाला है। 700 करोड़ रुपये के मसाले से तामीर होने वाली इस यूनिवर्सिटी से हर साल 1000 नौजवानों को मुख्तलिफ खेलों की तरबियत दी जाएगी। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ का तस्करा करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 5 साल कबल लड़कियां शाम को घर से बाहर निकलने के लिए डरती थी, लेकिन आज यही लड़कियां अपने आप पर फ़ख्र महसूस करती हैं और वो महफूज हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत
खवातीन के जानो माल की हिफाजत का रोल अदा करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि बच्चे ही गलती करते हैं और उनकी गलतियों को नजरअंदाज किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि स्पोर्ट्स को कौमी तालीमी पॉलिसी में तरजीह दी जा रही है। रियासती गवर्नर आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भी उनके हमरा थे। मरकजी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्वनी विष्णु ने कहा कि सोशल मीडिया पर बनाए गए मुतनाज़िया बिली बॉय ऐप को ब्लॉक कर दिया गया है और उसके खिलाफ मजीद कार्रवाई के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। गिटहब ने इतवार की सुबह अपनी साइट के ब्लॉक किए जाने की तौसीक कर दी है। मुल्क में ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद 1525 हो चुकी है। मरकजी वज़ीर सेहत ने बताया कि 23 नए केसेस उड़ीसा में रिपोर्ट हुए। इसी तरह हुकूमत मगरबी बंगाल ने कोविड-19 के केसेस से निपटने की खातिर तमाम स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, स्पास, ब्यूटी पार्लर और तफरीह मकामात को कल से बंद कर देने का ऐलान किया है। दफातर को 50% वर्कफोर्स के साथ काम करने और लाजमी खिदमात को सुबह 10 बजे तक 5 बजे शाम ही जारी रखने की इजाज़त दी गई है। हिंदुस्तान में एक ही दिन में कोरोना वायरस के 27,553 केसेस का इजाफा हुआ है, जबकि 24 घंटों में 248 नई अमवात हुई हैं। दिल्ली में सबसे ज़्यादा 2,716 कोविड-19 केसेस सामने आए। इसी तरह चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। रियासती हुकूमत ने तमाम तर इक़दाम किए हैं और ऐसे मुतासरीन का बर वक्त इलाज किया जा रहा है।